नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है कौन अपना और कौन पराया। राजन और अमन दो भाई एक नदी के दो किसानों की तरह थे। उनका उद्यम एक ही था, एक ही आंगन जहां उनकी किलकारियां गूंजी थी, एक ही माँ का आंचल जहां दोनों ने सुरक्षा और स्नेह का पहला पाठ पढ़ा था। लेकिन आज जीवन की धारा ने उन्हें दो भिन्न दिशाओं में धकेल दिया था। बड़ा भाई राजन सफलता के लिए शिखर पर खड़ा था, जहां से नीचे देखने पर बाकी इंसान छोटे और मतविहीन नजर आते थे। दौलत उनके कदम चूमती थी और शोहरत उनके आगे पीछे घूमती थी। उनका आलीशान घर उसकी शान का प्रतीक था, किसी महल से कम न था। मार्बल के फर्श, कांच की झिलमिलाती छतें, डिज़ाइनर फर्नीचर, इम्पोर्टेंट झूमर। उनकी अलमारियां दुनिया के महंगे से महंगे डिज़ाइनरों के परिधानों से भरी थी और उसकी शामें बड़ी बड़ी पार्टियों की चकाचौंध में डूबी रहती। लेकिन इस चकाचौंध ने उनकी आंखों पर घमंड की एक ऐसी पट्टी बांध दी थी, उसे रिश्तों की अहमियत और इंसानियत की चमक दिखाई देना ही बंद हो गई। उनकी पत्नी रजनी और उनकी सांचे में ढली थी, जिसकी नज़र में इंसान का कद उसके सामाजिक दर्जे, उनके बैंक खाते से नोटों की संख्या और उसके कपड़ों की कीमतों से नापा जाता था। वह अपनी सहेलियों की पार्टियों में अमन और उसके परिवार का जिक्र तक करना अपनी तौहीन समझती थी। वहीं दूसरी ओर छोटा भाई अमन था। उसकी दुनिया राजन की दुनिया से कोसों दूर थी। वह अपने 3 पहियों वाले ऑटो की स्टीयरिंग थामे शहर की भीड़ भरी सड़कों पर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहा था। भले ही पैसा कम था, पर जेब की यह तंगी कभी उसके चेहरे की रौनक या दिल की अमीरी को कम न कर पाई। उसका दिल नेकी और संतोष के खजाने से भरा था, वो खजाना जिसे दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। उसका घर छोटा सा 2 कमरों का मकान था, जिसमें दरवाजे कभी कभी ठीक से बंद भी नहीं होते, पर उस घर की मिट्टी में गर्माहट और आत्मीयता की खुशबू आती थी। उसकी पत्नी आरती साक्षात अन्नपूर्णा थी। उसके चेहरे पर खिली रहने वाली संतोष आभा और होठों पर तैरती मीठी मुस्कान उस छोटी सी गृहस्थी को स्वर्ग बना देती। गरीबी थी पर दरिद्रता नहीं थी, अभाव था पर असंतोष नहीं था। दोनों ही पति पत्नी का स्वभाव पानी की तरह निर्मल और मन शीशे की तरह साफ था। दोनों भाइयों के स्वभाव का फर्क अक्सर छोटी बातों में दिखाई जाता था। एक दोपहर जब उनकी माँ जानकी जी एकाएक बीमार पड़ गई, तेज बुखार हो गया था। टेस्ट कराया तो पता चला कि उन्हें डेंगू हुआ है। उनका शरीर किसी भट्टी की तरह तप रहा था और जोड़ों का दर्द उन्हें बेहाल किए हुए था। माँ रहती तो छोटे बेटे अमन के साथ ही थी, लेकिन फर्ज के नाते यह खबर बड़े भाई राजन तक भी पहुंचा दी गई। माँ की एक ऐसी हालत देखकर अमन अपने काम को वहीं छोड़कर दिन की कमाई की परवाह किए बिना घर पर ही रुक गया। उसकी दुनिया उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। उसने माँ को पास के सरकारी अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और आराम करने की सलाह दी। पर घर लौटकर अमन और आरती माँ की सेवा में जुट गए, मानो उनकी पूरी दुनिया उसकी एक कमरे में सिमट गई हो। आरती ने उन्हें माथे पर गीली पट्टी रखनी शुरू कर दी, हल्दी वाला दूध तैयार किया और समय पर दवाइयाँ देने लगी। माँ की हर ज़रूरत का ध्यान वे दोनों पूरी लगन से रख रहे थे। राजन 2 दिन बाद शाम को अपनी एक महत्वपूर्ण मीटिंग समाप्त करने पहुंचा, चमचमाती महंगी कार में। जैसे ही गाड़ी रुकी, मोहल्ले के बच्चे उछल पड़े। ऐसी कार उन्होंने शायद ही कभी देखी हो। वो अंदर आया और खुद को एक राजा की तरह महसूस करा रहा था, जो किसी दरिद्र की कुटिया में आया हो। वह अपनी पत्नी के साथ सीधा माँ के कमरे में गया और महंगी परफ्यूम की गंध पूरे कमरे में फैल गई। माँ, अब कैसी हैं आप? उसकी आवाज़ में चिंता से ज़्यादा औपचारिकता थी। जानकी जी ने कमजोरी से आंखें खोली और फीकी मुस्कान के साथ कहा, पहले से बेहतर हूँ बेटा, और जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। अमन और आरती मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं। तभी आरती ताज़े फलों के रस से भरा गिलास एक साधारण सी ट्रे में लेकर कमरे में आई और सासू माँ को पिलाने लगी। तभी जानकी जी मुस्कुराते हुए बोली, देख रहे हो, सारा दिन यूं ही सेवा करती है मेरी। इसके रहते मुझे कुछ हो सकता है क्या भला?
यह बात सुनकर रजनी मुंह बनाकर रह गई। राजन ने कमरे में चारों ओर एक सरसरी निगाह डाली, जिसे किसी चीज का मूल्यांकन कर रहा हो। टूटी फूटी अलमारी, दीवारों पर पपड़ियाँ, पुराना पंखा। फिर इधर उधर देखते हुए नफरत से बोला, छी, इतनी गंदगी। मच्छर भिनभिना रहे हैं चारों तरफ। अगर मच्छरों को मारने के लिए स्प्रे कराया होता तो आज माँ बीमार ना पड़ती। तुम लोगों ने इतना भी नहीं होता। यह सुनकर जानकी जी बोली, मच्छर मारने की दवा की गंध से मेरी तबीयत को रास नहीं आती ना, इसलिए नहीं करवाया। थोड़ी देर दोनों पति पत्नी असहजता से बैठे रहे। फिर राजन से पूछा, किस खाया है? खाया है। से खड़ा हो गया। सरकारी अस्पताल। उसकी भौहें तन गई और आवाज में क्रोध और हैरानी का मिश्रण था। अस्पताल ले जाने की, वहाँ क्या इलाज होता है? वहाँ तो लोग बस मौत का इंतजार करते हैं। अगर पैसों की कमी थी तो मुझे मांग लेते, कम से कम मेरी इज्जत तो ख्याल किया होता। वह अपनी जेब में हाथ डालता बटुआ निकाल ही रहा था कि जानकी जी ने अपने कांपते हाथों से उसे रोक दिया। गोल काटकर एक विशेष की तरह बोला, डॉक्टर ने कहा दिया था। जानकी जी के मन में अपने बड़े बेटे और बहू की एक निष्ठुरता चुभ गई, जबकि अमन और आरती की निस्वार्थ सेवा ने उनके घायल मन पर मरहम का काम किया। रजनी अपने देवर और देवरानी को नीचा दिखाने और अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती थी। जब भी कभी किसी पारिवारिक कारण के अमन और आरती को उन्हें भव्य महलनुमा घर जाना पड़ता, रजनी की आंखों का स्कैनर उनके साधारण कपड़ों पर टिक जाता। वह सोफे पर बिछी बेशकीमती चादर को उनके उठने के बाद ऐसे सहलाती मानो उनके बैठने से अपवित्र हो गई हो। एक बार उन्हें ताना कसते हुए कहा, आरती, कभी कुछ ढंग के कपड़े भी पहन लिया करो, हमेशा ये सस्ती सी सूती साड़ी। मेरे पास तो इतनी ड्रेसेस और सूट हैं कि उन्हें एक या दो बार से ज़्यादा नहीं पहनती। इस चाहिए तो बता देना, ले जाना। ऐसी ऐसी ड्रेसेस हैं जो तुमने सपनों में भी
कैटरिंग तक सब कुछ शहर के सबसे बड़े आयोजकों द्वारा तय किया गया था। हमारी बेटी की शादी ऐसी होनी चाहिए कि सालों तक लोग चर्चा करें। अंजू, वह और उसके पति राजेश एक शानदार डिजाइनर कार लेकर राजन के घर पहुंचे। घर के डाइनिंग हॉल में सोफों पर मखमली कुशन सजे थे। पर्दे ऐसे जैसे कि 5 स्टार होटल के हों और क्रिस्टल की झूमर रोशनी बिखेर रहा था। घंटों बैठे चाय नाश्ते का दौर चला। बातचीत में बार बार शादी के खर्च और शानो शौकत का जिक्र आता रहा। भैया, आपको सपरिवार आना है, बिना आपके आशीर्वाद के यह शादी अधूरी है। अंजू ने बड़े मन मुनहार से भाई और भाभी को न्योता दिया। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हम तो वैसे भी अपनी बेटी की तरह मानते हैं, यह शादी भी हमारे लिए अपनी बेटी की शादी जैसी है। राजन बोला, तुम टेंशन मत लो, सब व्यवस्था शाही अंदाज में होगी। कहीं मेरी जरूरत पड़े तो बता देना। उसी शाम उसी शादी का कार्ड अमन के घर एक नौकर के हाथ भिजवा दिया गया। कार्ड देते वक्त नौकर ने आरती के चेहरे की तरफ सीधे देखा भी नहीं, बस हाथों से लिफाफा पकड़ाया और कहा, मालकिन ने भिजवाया है। उसे लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान पर हथौड़े से वार किया हो। वह कुछ कहना चाहता था, पर बड़े भाई और घर के छोटे होने की मर्यादा ने उसे होठ सील दिए। वह भारी मन से वहां से लौट आया। उस रात वह सो नहीं पाया। अगले दिन अमन अपनी माँ और पत्नी को अपने ऑटो में बिठाकर शादी में
के वेन्यू पर पहुंचा। ऑटो की फटफट की आवाज़ महंगी गाड़ियों के हॉर्न के शोर में दब रही थी। जैसे ही वे उतरे, उनके पीछे एक चमचमाती बिल्कुल नई लग्जरी कार के हॉर्न बजाया। राजन बड़ी शान से कार से उतरा। उसने वह कार उसी दिन 80 लाख रुपए में शोरूम से निकलवाई थी। फिर शादी में अपनी शान दिखाने के लिए पूरी शादी में बस राजन और रजनी के ही चर्चे थे। डोली के साथ दुल्हन का भाई यानी अंजू का बेटा भी गया, जैसा कि हर रस्म में होता है। विदाई के बाद लगभग सभी मेहमान लौट चुके थे। पंडाल में अब सिर्फ परिवार के कुछ लोग और टेंट वाले ही बचे थे, जो अपना सामान समेटने की जल्दी में थे। इसी आपाधापी में एक मजदूर का पैर फिसला और उन्होंने लोहे का एक भारी भरकम पोल सीधा अंजू के पति राजेश के सिर पर आ गिरा। एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। अगले ही पल राजेश के सिर से खून का फुहारा फूटा और वह बेशुद्ध होकर जमीन पर ही गिर पड़ा। अंजू की चीख ने उसे सन्नाटे को चीर दिया। कोई मदद करो, इन्हें अस्पताल ले चलो। उसकी नज़रें सबसे पहले अपने अमीर और साधन संपन्न भाई राजन पर पड़ी। भैया भैया, जल्दी गाड़ी निकालिए, देखो कितना खून बह रहा है। अंजू जोर जोर से चिल्ला रही थी। एक बार तो राजन अपनी जगह से थोड़ा सा हिला, लेकिन उसके कदम अपनी नई के सामने एक तरफ खून से लथपथ जीजा थे और दूसरी तरफ उसकी ब्रांड न्यू लग्जरी कार की चमकती सीटें। उसके दिमाग में एक पल के लिए इंसानियत और भौतिकता के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। खून के धब्बे, नई कार की सीट खराब हो जाएगी, ये धब्बे आसानी से नहीं जाते। यह सब एक सेकंड में उसके दिमाग में गुजर गया। वो अपनी जगह से टस से मस न हुआ। उसे परवाह थी अपनी नई कार की। राजन, देख क्या रहा है, जल्दी गाड़ी निकाल। देख कितनी चोट आई है तेरे जीजा को, जानकी जी चीखी। परंतु राजन ने एक बेहद बेतुका और शर्मनाक तर्क दिया। माँ, आज ही शोरूम से गाड़ी निकलवाई है, पूरी 80 लाख की है, खून से गंदी हो जाएगी। यह सुनकर अंजू और जानकी जी के पैर उसका एक अमानवीय रूप देखकर वह सन्न रह गई। तभी पीछे से फट फट की आवाज़, परिचित आवाज़ आई। अमन अपना ऑटो स्टार्ट करके वहां पहुंच गया था। उसने एक भी पल नहीं गवाया। उसने टेंट वालों की मदद से अपने जीजा जीजो ऑटो को पिछली सीट पर लेटाया। आरती ने राजेश का सिर अपनी गोद में रख लिया और खून के रोकने के लिए अपने आंचल का एक हिस्सा फाड़कर घाव पर बांध दिया। अमन ने ऑटो को हवा की तरह रफ्तार अस्पताल की ओर मोड़ दिया। अंजू का चेहरा पीला पड़ चुका था और आरती राजेश की सिर की पट्टी को संभालते हुए लगातार हिम्मत बांधती जा रही थी। जैसे तैसे अमन पूरे ट्रैफिक को चीरते हुए अपने घायल जीजा को लेकर अस्पताल पहुंचा। भीतर पहुंचते ही कंपाउंडर ने फौरन स्ट्रेचर बुलाया और राजेश को इमरजेंसी में ले चुका है। आपको फौरन AB पॉजिटिव करना होगा, वरना हालत
जान खतरे में पड़ सकती है। अमन के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। कुछ ही देर बाद चमचमाती कार हॉर्न बजाते हुए अस्पताल के गेट पर रुकी। राजन और रजनी उतरते ही तेज कदमों से अंदर आए। जानकी जी भी उनके साथ थी। सबके चेहरे पर बनावटी हैरानी और चिंता का मिला जुला भाव था। राजन जोर से बोला, कहाँ है जीजा जी? क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है? डॉक्टर के पास जाकर कहा ब्लड चाहिए और तुरंत AB पॉजिटिव ग्रुप। डॉक्टर ने फिर से दोहराया। यह सुनते ही अंजू के उम्मीद भरी नज़रों से राजन की ओर देखा। भैया, आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है ना? प्लीज़ भैया। एक पल के लिए सबकी निगाहें राजन पर जम गई। वह हिचकिचाया, बहाने तलाशने लगा। तभी रजनी ने तेजी से बात काटी। अंजू, तुम्हें पता है ना, इनकी तबीयत पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रही। डॉक्टर ने इन्हें कमजोरी बताई है। ऐसे में ब्लड देंगे तो इन्हें खतरा हो सकता है। राजन ने भी कमजोर आवाज़ में हामी भरी। हाँ, डॉक्टर ने मना किया है। रिस्क लेना ठीक नहीं है। अस्पताल का वह गलियारा उस परिवार के टूटे हुए भरोसों पर गवाह बन गया। अंजू की आंखों में बची कुची उम्मीदें थी, मर गई। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए शांत और दृढ़ आवाज़ गूंजी। यह आरती थी। मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। उसने कहा, मैं खून दे सकती हूँ, मुझे कोई स्वास्थ्य समस्या भी नहीं है। डॉक्टर ने तत्कालिकता को देखते हुए तुरंत उसकी जांच की और फिर कुछ ही देर में राजेश के शरीर में खून चढ़ाया शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया, अब खतरा टल गया है। समय पर खून मिल गया, इसलिए जान बच गई। सबने चैन की सांस ली, लेकिन इस घटना ने रिश्तों के तराजू को हमेशा के लिए पलट दिया था। जिस भाई के पास सदा साधन थे वह पीछे हट गया और जिस बहू को हमेशा गरीबी और साधारण कहकर ताने दिए गए, उसने अपने रिश्ते को अपने खून से सींचकर जिंदा कर दिया। अंजू की आंखों में अब आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गहरे पश्चाताप के थे। उसने आगे बढ़कर अपने छोटे भाई अमन के हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दे अमन, आज तूने मुझे दिखा दिया कि इंसान दिल से अमीर होता है, पैसे से नहीं। चिंता दौलतमंद भाई की अमीरी पर मैं इतराती थी। उसने आज मेरे सुहाग को बचाने से पहले अपनी नई गाड़ी के बारे में सोचा, और तूने और तू आरती ने मेरे पति की नई जिंदगी दी। होश में आने के बाद राजेश भी अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अमन के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। आज उस समय आ गया कि असली शगुन 1100 या 51,000 रुपये का लिफाफा नहीं था। असली शगुन तो रिश्तों का प्यार और अपमान ही था, अपनापन ही था, जिसमें दौलत की चमक में वे देख नहीं पाए थे। थोड़ी देर बाद राजन महंगे फलों और जूस की बोतलों से भरे बैग लेकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ। चेहरे पर वही बनावटी चिंता थी। उसने अंजू से कहा, देख अंजू, मैं जीजा के लिए ताज़ा जूस लाया हूँ। डॉक्टर ने कहा होगा कि इन्हें कमजोरी होगी। अंजू ने उसकी तरफ एक ठंडी सपाट नज़र से देखा। भैया, जब 5 मिनट पहले इनकी जान बचाने के लिए आपका खून चाहिए था, तब तो आप पीछे हट गए और अब ये सब दिखावा कर रहे हो। उधर मेरे पति का सिर फट गया, उनकी जान जा रही थी और आपको अपनी महंगी गाड़ी की पड़ी थी। एक पल भी नहीं सोचा आपने यह कहने से पहले कि मेरे पति के खून से आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। कमजोरी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन जो भरोसा टूटा है उसे वापस कैसे? जवाब ढूंढते ढूंढते खामोश हो गया। जानकी जी को अब तक खामोश थी, अपने गुस्से को नहीं रोक पाई। राजन, यह दिखावा करने की अब कोई ज़रूरत नहीं। रिश्ते उस धागे की तरह होते हैं जो एक बार टूट जाएं, जो जुड़ते नहीं, और अगर जोड़ने की कोशिश करो तो भी गांठ पड़ जाती है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में खूब वक्त अपनों के काम न आ सके। वार्ड में एक भारी खामोशी पसर गई। बाद में तेज बोलती थी। इस बार वह की नजरें फर्श पर टिकी और चेहरा फीका पड़ चुका था। अपनी चमचमाती गाड़ी में हुए मन से वापस लौट आए। उनकी गाड़ी की सीटें तो, पर उनकी ज़मीर पर एक ऐसा दाग लग चुका था जिसे दुनिया का कोई भी साफ नहीं कर सकता। दोस्तों, कौन अपना कौन पर आया, यह कहानी आपको
आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।